शांततेने वाट पाहत आहोत, तर संविधान तज्ञ ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर यांना आमंत्रित करण्यापूर्वी सरांसाठी 2 शब्द या ठिकाणी मी बिखरा जो कारवा इसे जुटाने चला है, बिखरा जो कारवा इसे जुटाने चला है और मिशन के वास्ते सब कुछ लुटाने चला है, और मिशन के वास्ते सब कुछ लुटाने चला है। ताकत करो खड़ी पीछे माने साहब के, क्योंकि ये आंदोलन के दुश्मन को मिटाने चला है। मी या ठिकाणी आदरणीय माने सरांना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी यावे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा अरे माने सर संघर्ष करो, माने सर संघर्ष करो, अरे तक बदल दो, ताज बदल दो। बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले अभिवादन करके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, इस पार्टी की तरफ से आज मुंबई में श्री संविधान परिषद में मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आमदार अबू भाई जी, एडवोकेट संगराज रुपोते, प्राध्यापक जी.के. डोंगरगांवकर, बीआरएसपी के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष विशेष फुटाने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य भाई शैलेंद्र कांबळे, पार्टी के मंच पर विराजमान सारे जिम्मेदार साथी और इस सभागृह में काफी लंबी समय से कई संगठनों के साथी, जिम्मेदार साथी, पार्टी के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता जो बड़ी भारी संख्या में मौजूद है, उन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाए। किसी भी राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन का कार्यक्रम भले वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, वो 2 घंटे के पीछे या 3 घंटे के पीछे तमाम सारे वर्करों की मेहनत होती है। तमाम सारे वर्करों का अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक एक रुपया होता है, और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से, चाहे वो पोस्टर लगाने वाली मेरी पार्टी की वर्कर हो, महिलाएं हो, चाहे धन इकट्ठा करने वाला, फंडिंग इकट्ठे करने वाला मेरा पार्टी का वर्कर हो, उनके भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये तीसरी संविधान परिषद है। पहली 1 जुलाई नागपुर को हुई, दूसरी 27 अगस्त औरंगाबाद में हुई, और तीसरी मुंबई में है। चौथी 25 अक्टूबर को, नवंबर को कोल्हापुर में है, और 5वीं 25 दिसंबर पुणे में है। अब कई साथियों ने अबू भाई हमको पूछा कि महाराष्ट्र में अब खोखे की बातें चल रही है, तो आप खोखे की बातें तो नहीं करते। महाराष्ट्र में कौन से जिले का किसका पालक मंत्री बनेगा, इसकी बात आप नहीं करते। तमाम सारे अंबेडकरी दलित नेता इधर उधर होलसेल में, रिटेल में बिकने लगे हैं, उनकी बात नहीं करते।
आप तो कहीं और ही हमें लेके जाते हो। और मैंने उनको एक ही लफ्ज में कहा, मैं दूसरों के एजेंडे पे काम नहीं करता, मैं अपने एजेंडे के ऊपर काम करता हूं। और अपने एजेंडे के ऊपर काम करना, ये अगर हमें किसी ने सिखाया है तो बाबा साहब अंबेडकर के अलावा ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। एजेंडा अपना, लेकिन ताकत भी अपनी होनी चाहिए। और इसीलिए ये सारी संविधान परिषद जो महाराष्ट्र में हो रही है या महाराष्ट्र के बाहर जनवरी से लेकर 6 मई तब तक, चाहे ये किसी के रहमो कर्मे पर नहीं, किसी के सहारे पर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ताकत पर, क्योंकि एजेंडा भी अपना, जिसको अगर हम मराठी में कहे झंडा भी अपना और डंडा भी अपना, ये हमने कांशीराम साहब से सीखा है। और इसीलिए ऐसे प्रोग्राम को लेकर हम किसी के मेहरबानी से काम नहीं करते और इसीलिए अपने एजेंडे के ऊपर चलते हैं। लेकिन भले एजेंडा अपना हो, लेकिन बाकी लोगों को भी उसके साथ लेना चाहिए। ये इंक्लूसिव आंदोलन करने की परंपरा बरकरार रहनी चाहिए। और इसीलिए जब विदर्भ का पहला संविधान परिषद हुआ तो हमने विदर्भ के नेताओं को बुलाया। मराठवाड़ा का जब हुआ तो मराठवाड़ा के नेताओं को बुलाया। और जब मुंबई में हो रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, सर कांग्रेस के भी कुछ लोगों को बुला लो। शैलेंद्र, आप जानते हैं कि हमारी एक प्रैक्टिकल मजबूरी है, सबकी, हम सबकी मजबूरी है कि हम जी जान से लड़ना तो चाहते हैं बीजेपी संघ परिवार के खिलाफ, लेकिन हम सबकी कुछ मर्यादाएं हैं और इस मर्यादा के कारण हमें और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है और ये मजबूरी के चलते कुछ लोगों को लगता है कि हमारे अलावा ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये लोग मोदी बीजेपी के पास तो नहीं जा सकते और इसलिए इनको हमारे पाले में आने के अलावा कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं है। इसका भी वो फायदा उठाते हैं और वो किस तरह से फायदा उठाते हैं इसका अच्छा परिचय हम सभी लोगों को, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी तो सभी को इसका अनुभव हुआ। चाहे हमारे सीपीआई सीपीएम के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी इनके साथी हो, सभी को इसका अंदाजा हुआ। कांग्रेस वालों को भी साथ में लेना चाहिए। आप में से भी कई सारे लोग यह सुझाव देते हो कि नहीं, अपने अकेले बलबूते पर तो नहीं होगा, कुछ लोगों को साथ लेना चाहिए। आपकी बात हमने मान ली और आज के परिषद के लिए मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को भी बुलाया था। कहा था उन्होंने, मैं आता हूं, लेकिन ऐसी परिषदों में बैठकर मार्गदर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसलिए कुछ लोग टाल देते हैं। कोई बात नहीं, जस्टिस थिप्सेस जी, उनकी तबीयत खराब हो गई, पहुंचे वो, लेकिन उन्होंने खुद मुझे कॉल किया कि मेरी तबीयत के कारण मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। उन्होंने क्षमा तो मानी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने तो फोन भी नहीं उठाया। जस्टिस थिप्से इन्होंने कम से कम क्षमा मांगी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप बाला साहब आंबेडकर को भी बुला लो।
अब मुझे मालूम है कौन सा केमिकल क्या है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उनको दावत तो दे दी। लोग जाके मिले भी, निमंत्रण भी दिया, लेकिन उन्होंने निमंत्रण तो एक्सेप्ट किया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे कि माने सर ये क्यों बता रहे हो? ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अंबेडकर मूवमेंट के हित में और बाबा साहब के राजनीति के हित में हम किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो हमें अपने रास्ते अपने ताकत के आधार पर भविष्य में चलने होंगे, फैसले करे लेने होंगे और उन फैसलों का कड़ी सख्त तरीके से अमल करना होगा। इस बात को मैं आप सामने रखने जा रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में गुजराती भाषा का बुक पब्लिश हुआ। ये मेरा दूसरा किताब है जो गुजराती भाषा में ट्रांसलेट हो रहा है। इसके पहले तमिल में ट्रांसलेट हो गए, मलयालम भी हो गए, तेलुगु में भी ट्रांसलेट हो गए, अब गुजराती में भी। मोदी जी को आखिर पढ़ना भी तो चाहिए, कभी कभी वक्त मिलेगा तो आदमी पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, पढ़ लेगा। इसलिए गुजराती में भी होना चाहिए और गुजराती का ट्रांसलेशन मेरे साथी प्रोफेसर डॉक्टर रतिलाल रोहित इन्होंने किया, उसका प्रकाशन भी अहमदाबाद में करवाया। इनके में सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको शुक्रिया अदा करें। संविधान परिषद ये संविधान बचाओ परिषद नहीं है। बचाओ बचाओ कमजोर आदमी चिल्लाता है, जिसके जैसे हमारे कहा ना कि हमदार नहीं तो क्या हुआ, दमदार तो हो, खासदार नहीं तो क्या हुआ, दमदार तो हो। और हम लोग दमदार है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर एक तरफ आप आजादी के 75 साल मना रहे हो तो अच्छी बात है, आजादी फक्र की बात है, गर्व की बात है, देश के सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जब सरकार आजादी के 75 साल का ढिंढोरा अगर पूरे देश में पीट रही है तो सरकार को भी पूछना चाहिए, सत्ता में बैठने हुए लोगों को भी पूछना चाहिए। और वही दीक्षा श्री के नाम की हमारी लड़की ने वही वामन दादा का गीत आपके सामने रखकर वही तो सवाल पूछा। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल हो गए, अच्छी बात है, गर्व है हमें, फख्र है, नाज है, लेकिन आजादी के 75 साल में मैं कहां हूं? आजादी के 75 साल में हमारे लोग कहां हैं? आजादी के 75 साल में हमारे लोगों को क्या मिला है? क्या इसका हिसाब किताब नहीं करना चाहिए? इसलिए ये परिषद बचाव के लिए नहीं, सवाल के लिए है। इधर तो आ, नजर तो मिला, जवाब तो दे। वैसे संगराज जी इसको बहुत अच्छी तरह से कहते, लेकिन बहुत दिनों के बाद संगराज जी ने पॉलिटिकल स्पीच आज दिया, काफी गैप आया। इधर तो आ, नजर तो मिला, जवाब तो दे। तेरे झूठे प्यार ने तूने मुझे कितनी बार लूट चुका है, उसका जरा हिसाब तो दे। ये परिषद हिसाब मांगने के लिए है, और हिसाब सिर्फ दूसरों से नहीं मांगा जाता,
अपनों से भी मांगना चाहिए। दूसरे तो दुश्मन की औलाद है, वो तो दुश्मन का काम करेंगे, उनसे क्या उम्मीद, जिनसे वफा। लेकिन अपनों का क्या? अपनों का मतलब जो बाबा साहब ने संविधान सभा में गांधी कांग्रेस से लड़कर तुम्हारे और मेरे हाथ में जो वोट का अधिकार दिया, वोट के अधिकार के कारण चुने हुए एमएलए, चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो मेरे वोट लेकर जाते हैं तो मेरा सवाल उनसे भी है कि भाई बाबा साहब के अथक प्रयास संघर्ष के कारण मुझे वोट का अधिकार मिला, वो वोट के अधिकार का अधिकार मैंने तेरे पक्ष में इस्तेमाल किया, तेरे को एमएलए एमपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और तू अगर किसी की दलाली कर रहा है तो मुझे तुझे सवाल करना होगा, मुझे तुझे पूछना होगा, और भविष्य में यह भी सोचना होगा कि तुझे अगली बार वोट देना है या नहीं देना है, इसका भी फैसला मुझे लेना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के वर्तमान लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अकेले अनुसूचित जाति के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, अपने लोगों के वोट लेकर गए हैं। वोट के कारण जब चुनाव का सीजन आता है तो मेरे बूढ़े माँ बाप के पैर अगर कोई बड़ा माई का लाल छूता है तो बाबा साहब ने मेरे माँ बाप को वोट का अधिकार दिया, वो वोट के अधिकार के कारण मेरी बूढ़ी माँ बाप के पैर छूता है। अपने लड़के छोटे छोटे होते हैं, किसी के नाक से पूरा अरबी समुंदर बहता है, उसको भी चुनाव के वक्त में उठा के गले लगाते हैं, कितना खूबसूरत बच्चा है। किसके कारण? वोट के अधिकार के कारण। विदर्भामध्ये तुकडोजी महाराज, जो यहां वेस्टर्न महाराष्ट्र को ज्यादा लोग नहीं समझते, लेकिन तुकडोजी महाराज ने भी कहा वोट करना मतलब पति चुनने के बराबर है। यह भी एक स्वयंवर है, अगर पति चुनने का फैसला गलत हो गया तो आजीवन सजा, उसी तरह गलत वोट दिया तो आजीवन सजा। वो वक्त भी देखा है, किसी ने कहा है, ये असली उर्दू ज्यादा समझ में नहीं आती है लोगों को, लेकिन बड़ा मशहूर शेर है। एक शायर कहता है, वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। एक गलत वोट देने का फैसला गुलाम इलाकर खड़ा कर देता है। और अगर 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुसूचित जाति के क्षेत्र से चुन के जाते हैं तो हमें पूछना चाहिए, भाई 84 क्या कर रहे हो आप पार्लियामेंट के अंदर? आदिवासी के 47 क्या कर रहे हो? जैसे रिजर्वेशन का मामला संगराज जी ने सामने रखा, क्या मोदी सरकार में बैठे हुए एमपी एमएलए क्या करते? आठवले जी की बात ना करे तो अच्छा है, मतलब आठवले को भूलना ही बहुत अच्छा है। जिसको कवि सम्मेलन और पार्लियामेंट का फर्क नहीं करता, वो तुम्हारा ऑल इंडिया का नेता बनाया जाता है, इसी से तो कम से कम समझ लो। अरे कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, संविधान ये कहता है कि कम से कम एससी एसटी के ऊपर जुल्म जाती होते है, उसका सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर रखना चाहिए।
पिछले 10 साल में एक बार भी एससी एसटी के बारे में कोई संवैधानिक रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर नहीं आया। क्या पूछना नहीं चाहिए? इस देश की राष्ट्रपति अब आदिवासी महिला है। अच्छी बात है, गर्व है। एक आदिवासी समाज की हमारी बहन राष्ट्रपति बनी, अच्छी बात है। लेकिन किसके सहारे बनी? बीजेपी के सहारे बनी। और इसीलिए जब इस साल 9 अगस्त हुआ, 9 अगस्त विश्व स्तर पर आदिवासी दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। मूल निवासी लोगों के सम्मान में दिन मनाया जाता है। क्या इस देश के आदिवासी राष्ट्रपति इसने आदिवासी दिन के ऊपर शुभेच्छा भी तो इस देश के मूल निवासियों को दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि भारत सरकार इस देश का कोई मूल निवासी है इस बात को मानता नहीं। इस देश के कोई मूल नागरिक है इसको मोदी सरकार की सम्मति नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार की सम्मति इसलिए नहीं है कि अगर कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर ये बात मान ली तो कुछ लोग बाहर से आए ये भी मानना पड़ेगा, और बाहर से कौन आया है इसको भी उजागर करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति आदिवासी समाज की है, लेकिन शुभेच्छा भी नहीं दे सकती। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा के अंदर उन्होंने बड़ी चिंता के साथ कहा कि इस देश में पावर, सत्ता हमेशा ऊंची लोगों के हाथ में रही है। क्या आजाद भारत में यही होगा? बाबा साहब की बात के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के फोटो के सामने मेणबत्तियां, अगरबत्तियां नहीं लगाना तो भी चलाओगे, लेकिन बाबा साहब के बात के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में हमेशा पॉलिटिकल पावर ऊंची जात के लोगों के हाथ में रही है। ये उनकी मोनोपोली है, ये उनकी मक्तेदारी है। क्या प्रजातंत्र में, क्या भारतीय प्रजासत्ताक के अंदर, क्या लोकतंत्र में ये क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? किसको अकाउंटेबल है, किसको नहीं है? ऐसा आदमी देश के पीएम का सिक्योरिटी एडवाइजर होता है तो पावर कौन चला रहा है? इस देश के प्रजातंत्र को कौन चला रहा है? और अगर ये हकीकत है तो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में चुने जाते हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा में 29 अनुसूचित जाति के एमएलए चुने जाते हैं, 25 एमएलए आदिवासी के चुन के जाते हैं। इनको ये पूछना चाहिए कि बाबा साहब के आरक्षण के तत्वाधान के तहत तुम अगर पार्लियामेंट में, विधानसभा में गए हो, तुम वहां जाकर करते क्या हो? और अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर सवाल है, तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन है। और यह सिर्फ दलितों को, आदिवासी की बात नहीं। 2006 में सच्चार कमेटी रिपोर्ट आई, मुसलमानों को लेकर पूरे देश में पूरी तस्वीर साफ हो गई। कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा कि 100% सच्चार कमेटी का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? कितने भी, किसके भी समाज में एमपी हो, नहीं कर पाए। और महाराष्ट्र की बात अबू भाई जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज के आरक्षण को 2014, आज 8 साल हो गए, रोक दिया। शिक्षा में मुंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समाज का आरक्षण क्लियर किया। आघाड़ी सरकार के समय में भी नहीं मिला और बीजेपी के सरकार में भी नहीं मिला।
अबू भाई ने एक बार दो बार आवाज उठाई है विधानसभा में, लेकिन उनके भी दो एमएलए बेचारे कितने आवाज उठाएंगे। और इसलिए इनके दो, हमारे दो, इनके दो, इस तरह से छोटे छोटे गुट को इकट्ठे कर कर एक बुलंद आंदोलन खड़ा करना होगा। ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। ये मंच दिख रहा है छोटा, लेकिन यहां बीआरएसपी है या एसपी है या सीपीएम है, 3 पार्टी के तो लोग हैं। और कहीं महाराष्ट्र के, कहीं जिले के छोटे मोटे संगठन वो आज भी कहते हैं कि सर हमें ज्यादा कांग्रेस राष्ट्रवादी से कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उद्धव ठाकरे की हमने मदद करनी चाहिए। अब दलित लोगों का, अबू भाई, हमारे दलित लोगों का एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है? उनके नजर में अगर लगा उनको कि किसी के ऊपर अन्याय हुआ है तो वो तुरंत उसके पीछे जाके खड़े होते हैं, बुलाए ना बुलाए, मान ना मान मैं तेरा, चले जाते हैं, जाके खड़े होते। मला पण एखाद्याने सल्ला दिला, आपण उद्धव ठाकरेंना मदत केली पाहिजे। मी म्हटलं का रे बाबा, नाही आता तो अडचणीत आहे। अरे म्हटलं पिढ्यानपिढ्या आम्ही अडचणीत आहे, आम्हाला कोण मदत करायला येतं का? सदियों से हम लोग मुश्किल में, हमें कोई मदद करता है क्या? और अगर हमें कोई मदद नहीं करता है तो हमने किसी और की मदद क्यों करनी चाहिए? ये भी राजनीति में क्लियर कट पोजीशन होना चाहिए। ये क्लियर कट पोजीशन होना चाहिए, नहीं तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन ऐसे जाने वाले लोग होते कौन है? जिसका अपना खुद का बोरी या बिस्तर नहीं होता ना, वो लोग कहीं भी लुढ़क जाते हैं, वो लोग लुढ़कते हैं। हम लोग लुढ़कने वाले नहीं है, अपना बोरी या बिस्तर अपने पीठ के ऊपर डालकर चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए किसी आयरे गहरे नत्थु खैरे के पीछे हम जाने वाले लोग नहीं है। ओबीसी भी क्या है? हमारा विदर्भ का अध्यक्ष ओबीसी है, कुणबी है। कह दिया मोदी के एक जूनियर मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर कि तुम कितना भी चिल्लाओ, नहीं तुम्हारी जनगणना होगी। और वर्तमान लोकसभा के अंदर 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो खुद को ओबीसी नेता कहते हैं। 137। तो ये 137 ने तो विरोध करना चाहिए। चुपचाप, डर है किसको ईडी का, किसी को सीबीआई का, किसी को इनकम टैक्स का, या किसी और को। 2 बीवियां है, 4 बीवियां, ऐसे भी कुछ लोग हैं ना। महाराष्ट्र में 1-2 है, बीच में मॉडल आए थे। अब ये डरे हुए लोग क्या नेतागिरी कर पाएंगे? अबू भाई ने कहा बिल्किस बानो के ऊपर जुल्म जाती हुई। हाथरस में शेड्यूल कास्ट महिला के ऊपर बेरहमी के साथ बलात्कार यूपी में हुआ, निर्भया के ऊपर भी हुआ। और ये सामने आए हुए पता है, इसलिए इसकी चर्चा है। पता नहीं उनकी अनगिनत कंपनियां बिक रही है। महाराष्ट्र की कंपनी गई, आपने सोचा, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार में आए हुए लोग, भाई कंपनी गई तो चलेगी, लेकिन अब नवरात्रि जोर से होनी चाहिए। गणपति हुआ जोर से, अब नवरात्रि की तैयारी करो, ड्रम बजाते रहो जोर जोर से। कंपनी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ल मार्क्स स्पीम है, उसका इस्तेमाल यही लोग कर रहे हैं। और ये ओपियम हमारे तमाम सारे नौजवानों को पिलाकर नौकरी देने के बजाय नवरात्र की अब डांडिया हाथ में दे रहे हैं। ये ले डांडिया और अपने दुख को भुला, अपने दुख को भूल जा। इनको उनसे कोई लेना देना नहीं।
चाहे ओबीसी हो चाहे नॉन ओबीसी हो। और मैं तो खुले मन से पार्टी की भूमिका कहते हुए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में सीधे सीधे योगी ने कहा चुनाव के वक्त कि ये चुनाव 20 बनाम 80 होगा, और देश के लोगों ने सुना, मीडिया ने इस बात को पहुंचाया, लेकिन जवाब कहां से आएगा? जवाब अंबेडकरी आंदोलन से आ सकता है, किसी और आंदोलन से नहीं आ सकता। और यह अंबेडकर आंदोलन इसका जवाब देगा। अगर तुम 20 को लेकर 80 के खिलाफ जा रहे हो या 80 को लेकर 20 के खिलाफ जा रहे हो, तो कांशीराम उसका जवाब देता है, वो 1585 का जवाब देता है। और इसी को लेकर चलना होगा तो 80 बनाम 20 का विरोध किया जा सकता है। और इसलिए यूपी के चुनाव में मुझे बुलाने वाले लोग बहुत थे, लेकिन मैंने कदम नहीं रखा। जानबूझ के अपने माथे पे टिकरा रहेगा, 2-4 वोट इधर उधर हो जाएंगे और अपने माथे पे ठीक रहेगा। लेकिन चुनाव हो गया अबू भाई, और अभी वहां के मिशन चलाने वाले कांशीराम के तालीम के लोग, मायावती के नहीं। मायावती की तालीम गलत थी, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दी। कांशीराम तालीम के लोग बार बार मुझे ये मैसेज कर रहे हैं, कम से कम हमारा केडर कैंप लेने के लिए तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और 30 अक्टूबर से मैं कानपुर से शुरुआत करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश। 30 अक्टूबर से शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि अब तो चुनाव का समय नहीं है। कोई कह नहीं सकता, आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे वोट काटने के लिए इधर आ गए। वैसे अक्टूबर के पहले महीने में ही 1 हफ्ते के लिए राजस्थान जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के लोग, बहुजन आंदोलन को मानने वाले लोग अब हताश है, तलाश में है कि हमें कोई विकल्प चाहिए। और वो विकल्प के तलाश में जब है तो हमारे पार्टी का गुजरात और महाराष्ट्र का कारवा जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो उनको पता लगता है कि कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर कोई ना कोई रास्ता है। और इसलिए आने वाले दिनों में पार्टी का भी तमाम सारा काम बढ़ेगा और इस मुद्दे को भी बड़े ताकत के साथ उठाएंगे कि ये प्रजातंत्र अगर चंद लोगों के मुट्ठी में है तो ये असली प्रजातंत्र नहीं है, ये सही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में पावर सबके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इस प्रजातंत्र में पावर कुछ लोगों के हाथ में है। और हमारे चुने हुए एमपी एमएलए अगर उनके दलाली करते हैं, गुलामी करते हैं, तो अगली बार वो हमारे वोट के हकदार नहीं। इस संदेश को इस संविधान परिषद के माध्यम से 5 परिषद महाराष्ट्र में और 5 महाराष्ट्र के बाहर, अगली परिषद कोल्हापुर की है और समापन हमने जानबूझ के पूना में रखा है, शनिवारवाड़ा के सामने रखा है। क्यों शनिवारवाड़ा के सामने? आप जानते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग हिस्ट्री है, एक उसकी रिलेवेंस है। और इसलिए मेरी तमाम पार्टी वर्कर, पदाधिकारी, सारे जो भी हितचिंतक है, उनको गुजारिश है कि लोकल बॉडी के, लेकिन ताकत अगर आप अपने आप में पैदा करोगे तो ताकतवर लोगों के साथ अलायंस होता है, कमजोर लोगों के साथ नहीं। और इसलिए आपको अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखकर पार्टी को मजबूत बनाना होगा। और इसलिए आने वाले 9 अक्टूबर को, जब 9 अक्टूबर ये अपने पार्टी का वर्धापन दिन है, 9 अक्टूबर साहब श्री कांशीराम साहब का स्मृति दिन है, और इसलिए 9 अक्टूबर को हर जिले में आपके अपने तरीके से पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन करना है। जैसा भी करना है वो फैसला आपके ऊपर है, लेकिन 9 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों में
और गुजरात के भी हमारे साथी 9 अक्टूबर को अपना पार्टी का वर्धापन दिन और साहब श्री कांशीराम जी का मेमोरेबल डे, ये दोनों बड़ी तैयारी के साथ करना चाहिए। अब मुंबई महानगर पालिका, कई लोग अपने अपने बिगुल बजाने लगे हैं, अच्छी बात है, बजाने भी चाहिए, लेकिन लाखों लोगों की आबादी बाबा साहब को मानने वाले लोगों की है। आपके कितने काउंसिलर है? आबू भाई की अच्छी बात है, आबू भाई के कम से कम 8 नहीं 26, आबू भाई के कम से कम काउंसिलर है। अंबेडकर को मानने वाले कितने हैं? सीने में फौलाद है, अंबेडकर की औलाद है, ये नारा अब क्यों गायब होता है? अब दे दो ना। आबू भाई कहते कि हम भी तो बाबा साहब के, तो हमारे है वही बाबा साहब के हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोगों की लाखों में आबादी है मुंबई में। 55 वार्ड तो है, 55 वार्डों में बाबा साहब के बंदों ने अगर अकल से, दिमाग से काम लिया तो आप डिसाइडिंग हो, आप अपना कारपोरेटर चुन सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में भी डाला है कांग्रेस के पीछे चलो, राष्ट्रवादी के पीछे चलो, बीजेपी के पीछे चलो, शिवसेना के पीछे चलो। अरे कभी अपने भी खुद के पीछे चलने की कोशिश करो। बाबरी ताकत के साथ अगर कोई साथ देने के लिए खुद आता है तो आप मिलकर चल सकते हो, इसको अलायंस कहा जाता है। अलायंस कर सकते हैं, लेकिन किसी के पीछे जाना, और वो भी विदाउट कोई डिग्निटी के साथ, किसी की दलाली करते हैं, किसी की चमचागिरी करते हैं, ऐसे नेताओं को अब कहना चाहिए कि भैया बहुत कुछ हुआ, अब तुम्हारे विदाई का समय आ गया। ऐसे नेताओं के साफ लफ्जों में कहना चाहिए कि इसके आगे बाबा साहब अंबेडकर की औलाद बिकने वाली गद्दार नहीं होनी चाहिए, और गद्दार जो है वो बाबा साहब की औलाद नहीं हो सकती। इस बात को हमने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये कड़े लफ्जों में पहुंचाने की जरूरत है। कुछ लोग दुश्मन बनेंगे, कोई परवाह नहीं। बाबा साहब ने तो कांग्रेस और गांधी से दुश्मनी मोल ली, तुम कहां डर रहे हो? तुम्हें तो दुश्मनी लेनी ही पड़ेगी, और जब तक राजनीति में दुश्मनी नहीं लेते तब तक तुम्हारी बात कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना कड़वापन आप लोगों में आना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। ये पैंथर बिंतर कहने से नहीं होगा, गुजरे हुए जमाने के आधार पर सिर्फ पिछले दिनों के गुणगान करने से काम नहीं होगा। तुम पहले क्या तो इसकी कोई मायने नहीं है, अब तुम क्या हो, वर्तमान राजनीति में तुम क्या हो, कौन से जिले में तुम्हारी ताकत कितनी है, ठाणा कारपोरेशन में तुम्हारी ताकत कितनी है, उल्लासनगर कारपोरेशन में तुम्हारी ताकत कितनी है, कौन से वार्ड को मुंबई में तुम प्रभावित कर सकते हो। ये जब तक ताकत तुम्हारे पास नहीं, तब तक बाबा साहब के नारों से काम नहीं होगा, शाहू महाराज फूले नारों के काम नहीं चलेगा। और इसलिए ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये ताकत बढ़ाने के लिए आप भविष्य में तन मन धन से पूरे ताकत के साथ, मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे हो, उल्लासनगर हो, कुछ कमजोर कड़ियां तो सभी जगह होती है। नागपुर के लोग तो हमारे मजबूती के साथ जुड़े हैं। मैं जब अपने माहिम धारावी के कार्यकर्ता का रोज प्रचार करते हुए फोटो देखता हूं ना, और उसमें खास करके हमारे मुस्लिम समाज की बहनें, तो कॉलर टाइट होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा को बेचने वाले गधे घोड़े के ऊपर भी उतना गुस्सा आता है, उतना गुस्सा आता है कि एक तरफ वो समाज है, चाहे जंगल में रहने वाला आदिवासी हो,
या एक तरफ वो दूसरा समाज है जिसके ऊपर भी सदियों से जुल्म जाती हुई है, वो अगर बाबा अंबेडकर का झंडा लेकर खड़ा होता है तो बाबा के बंदों को शर्म आनी चाहिए और उन्होंने मैदान जंग में कूदना चाहिए। क्या ये एक्सपेक्ट करना कोई गलत है? यही होना चाहिए। लेकिन बाबा के बंदे अंधे हैं, मेजॉरिटी बंदे अंधे हैं, और अंधे होने के कारण दूसरों के रास्ते पर चलना उनको अच्छा लगता है। बाबा अंबेडकर के रास्ते पर चलना तुम्हें शर्म क्यों आती है? ये भी सवाल बीआरएसपी सीधा सीधा पूछती है। और इसीलिए आने वाले वक्त के लड़ाई के लिए तैयार रहना यह हर पार्टी का फर्ज है। सामने चाहे मोदी हो, सामने चाहे आरएसएस हो, सामने चाहे कोई हो, अपना हो पराया हो, संविधान मोड़ने का काम मोदी तो करता है। ये शैलेंद्र तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहता है, लेकिन मोदी को साथ देने वाला रामदास आठवले क्या करता है? क्या अपना है इसके लिए छोड़ दे? छोड़ दे क्या? और अगर अपना है इसलिए तुम छोड़ देते हो तो तुम भी जातिवादी हो। वो जातिवादी है तो तुम भी जातिवादी हो। और एक जातिवाद का मुकाबला दूसरे जातिवाद से नहीं हो सकता। इसलिए अंबेडकर आंदोलन की डिमांड है, अगर बाप है तो बाप कहो, मां है तो मां कहो, और अगर सांप है तो सांप कहो। यह जरूरत है अंबेडकरी आंदोलन की। और ये जब तक खड़वापन अंबेडकरी आंदोलन में नहीं आएगा महाराष्ट्र में, अंबेडकर आंदोलन सफल नहीं होगा। और ये सफल करने के लिए बीआरएसपी ये एल्गार करने वाले लोगों का है। नहीं तो क्या हमें भी एमपी एमएलए बनना नहीं आता क्या? किसी दूसरे के पिछलगू बनकर उनके पीछे जाकर नहीं बनना आता? लेकिन वो हमारी फितरत नहीं है, वो हमारी फितरत में नहीं है। और इसीलिए मुश्किलें कितनी भी हो, जंग कितनी भी कठिन हो, सामने दुश्मन कितना भी बड़ा हो, लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ना, इसके अलावा बाबा साहब की कोई बड़ी सीख हम लोगों के पास नहीं है। वही एकमात्र हथियार है, और वही हथियार का प्रयोग धारदार रूप से महाराष्ट्र में बीआरएसपी आने वाले दिनों में करेगी। उसमें आप लोग तन मन धन के साथ पूरा सहयोग देंगे। बाकी साथी पार्टियां भी उनके साथ मिलकर, अबू भाई को मैं कहता हूं, अबू भाई 27 जुलाई 2016 को पार्टी जब मेरी नहीं थी तो मैंने बड़ा मोर्चा निकाला था विधानसभा के ऊपर। पुलिस रिकॉर्ड ने उसमें 35,000 लोग लिखा है, 35,000। इकोनॉमिक टाइम्स ने फोटो फ्रंट पेज पे छापा था। तब मैंने मांग की थी 1500 के नोट बंद होने चाहिए। तब मोदी ने बांध पे बंद किए, लेकिन वो गलत कारण से किए। अगर हमें भी महाराष्ट्र में अगर इस तरह का आंदोलन खड़ा करना है तो अबू भाई है, सीपीएम है, सीपीआई है, और अंबेडकरी आंदोलन में लाखों ईमानदार लोग हैं जो किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, वो सिर्फ अंबेडकरी आंदोलन के लोग हैं। इस हॉल में भी कोई पार्टी मानकर नहीं आया। कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी के नहीं है लेकिन आपके आंदोलन के साथ है। लाखों लोगों की फौज है। उनको एक बेहतरीन विकल्प चाहिए, उनको एक बेहतरीन लीडरशिप चाहिए। अगर एक व्यक्ति नहीं दे सकता तो हम सारे लोग मिलकर भी दे सकते हैं, लेकिन लोगों को पर्याय देने की जरूरत है। और अगर हमने लोगों को विकल्प दिया तो तस्वीर, जो आपने कहा ना, कोशिश सिर्फ हंगामा नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। यह सूरत बदलने के लिए चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा आगाज सारे लोगों का मिलकर होना चाहिए। चाहे वो भाई कला मैदान से आजाद मैदान तक हो या और कहीं जगह पे हो,
लेकिन एक बड़ा आगाज होना चाहिए। उस आगाज जब होगा तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप समझ जाते हैं। ये मेरा गाना गाने वाला है शिर के राजेश, ये कोई मेरे पार्टी का वर्कर है ऐसा मैं नहीं कहता। इनकी बेटी जो गाना गाते हैं दीक्षा, ये कह रहे ये मेरे कोई पार्टी के वर्कर है, ये मैं नहीं कहता। लेकिन ये आंबेडकरी आंदोलन के सिपाही जरूर है, इतना तो मुझे भरोसा है। और इसलिए वो आपका साथ देते हैं। जब आप आंदोलन के साथ पूरी ताकत के साथ लगोगे तो महाराष्ट्र में एक हिडन आंबेडकराइट पावर है, एक हिडन आंबेडकराइट पावर है। बदनाम हुई आंबेडकराइट पावर को छोड़ दे, लेकिन एक रियल जेन्युइन हिडन आंबेडकराइट पावर है। वो हिडन आंबेडकराइट पावर को बाहर निकालने की जरूरत है। और वो पावर जिस दिन हम बाहर निकालेंगे ना, महाराष्ट्र में ये संविधान के खिलाफ या जो चल रहा है इसके खिलाफ बोलने के लिए लोग 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। उस दिशा में कदम रखकर बीआरएसपी आने वाले दिनों में अपने कठिन रास्ते से चलना जारी रखेगी। उस रास्ते में आप सभी का तन मन धन के साथ सहयोग चाहिए। सारे मिलकर हम रास्ता तय कर लेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर एक बार हमारे पार्टी के निमंत्रण पर अबू भाई यहाँ पहुंचे, व्यस्त थे, कह दिया मैं आता हूं। जस्टिस टिप से उन्होंने क्षमा मांगी, पृथ्वीराज जी चौहान नहीं पहुंचे। प्रकाश आंबेडकर जी ने निवेदन लिया और बाद में फोन नहीं लिया। संगराज रुपौते हमारे मूवमेंट के साथी है, दादा साहब रुपौते के सुपुत्र है। प्रोफेसर जी के डोंगरगांवकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन संभालते हैं। फिर भी वो आज के प्रोग्राम में मैंने जैसे सुबह शब्द रखा वो तुरंत आ गए। राठी जी हमारे महेश, वो तो उनकी बहुत कुछ करने की इच्छा है। वो तो मुझे कह रहे थे आज के दिन बाबा साहब ने 90 साल पहले इंडियन मर्चेंट चेंबर में सभा ली थी, क्यों हम इंडियन मर्चेंट चेंबर में ही हॉल में सभा न ले। मैंने वो इंडियन मर्चेंट चेंबर बुक हो सकता है क्या वो देखा, लेकिन इंडियन मर्चेंट चेंबर में पॉलिटिकल सभा नहीं होती, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। नहीं तो ये मीटिंग इस हॉल में नहीं होती। जिस जगह बाबा साहब की मीटिंग 25 सितंबर 1932 को हुई थी उसी हॉल में मुझे करना था, लेकिन उस हॉल में राजनीतिक मीटिंग नहीं होती और इसीलिए इस हॉल में करनी पड़ी। चाहे मेरे महेश राठी जैसे साथी हो या पुराने जमाने से बामसेब जैसे SR सिंह हो या SM सुरवसे जैसे लोग हो, कई सारे महाराष्ट्र में आज भी कट्टर कार्यकर्ता है। इनको संगठित करके भविष्य में एक विकल्प के तौर पर बीआरएसपी महाराष्ट्र के लोगों को निराश नहीं करेगी, बल्कि एक नए जोश के साथ एक नया आंदोलन आपके सामने आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद, धन्यवाद सर।